तो हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन क्लास 9th का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसके बारे में ना ज्यादा आपने शायद पहले कभी पढ़ा भी नहीं होगा, मतलब 7th 8th क्लास में ये चैप्टर ज्यादा डिटेल में आता भी नहीं है। 9th क्लास में काफी डिटेल में आता है। और इस चैप्टर के ना दो फेजेस हैं, मतलब दो पार्ट में ये डिवाइड है। आप एनसीईआरटी में देखो तो एक तो पूरा ग्रेविटेशन कंसेप्ट समझा रहा है, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, और एक ना ये थ्रस्ट एंड प्रेशर हो गया, बायंसी हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, एक ये प्रेशर के ऊपर बेस्ड है थोड़ा सा। ठीक है, तो दो पार्ट्स में ये डिवाइड है चैप्टर। हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले पार्ट के बारे में, दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशन क्या होती है गाइस? देखो, ग्रेविटेशन के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं, ग्रेविटेशन होती क्या है ना। व्हाट इज ग्रेविटेशन? देखो, ग्रेविटेशन क्या है, एक तरीके की ना अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसी फोर्स है? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब क्या हो गया? अट्रैक्ट करना, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करना, खींचना, अट्रैक्ट करना। ठीक है ना, ध्यान देना। तो अब ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो गई? ग्रेविटेशन क्या होता है? हम लोगों ने एक दो चीजें पढ़ी हुई है क्या, कि हमने सुना हुआ है कि भाई ग्रेविटेशन क्या होता है, कि एक ऐसी फोर्स जिससे, मतलब जिससे अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है। मतलब क्या होगा, जैसे इसमें मार्कर की बात करूं, इस मार्कर को अगर मैं छोड़ दूं, ये मार्कर अभी मैंने पकड़ा हुआ है ना, तो क्या है, ये मेरे हाथ में है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। क्या होगा बताओ? नीचे की तरफ गिर रहा है। क्यों? अर्थ इसे अपनी तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। अपनी तरफ एक फोर्स है जो अर्थ निकाल रही है या अर्थ प्रोड्यूस कर रही है, अर्थ इसको अपनी तरफ क्या कर रही है? खींच रही है। उस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं? ग्रेविटेशन बोल देते हैं। ये मतलब ये सबने सुना हुआ होता है, सबने सुना होता है कि ग्रेविटेशन फोर्स, या हिंदी में इसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, है ना। खतरनाक सा वर्ड हो गया एकदम से। ठीक है, बट क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात करेंगे तो ये ऐसी फोर्स है जो सबने सुनी हुई है, कहीं ना कहीं बड़ी कॉमन है। क्या? वो फोर्स जिससे अर्थ हर ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है? अपनी तरफ खींच रही है। बट यही नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट अगर देखें तो सिर्फ यही नहीं है कि ग्रेविटेशन फोर्स वो फोर्स हो गई जिसमें अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। नहीं, ये ऐसी फोर्स है, ये हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रही होती है। आपको सुन के बड़ा अलग लगेगा कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है ना, सिर्फ वो नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कि जिससे अर्थ हमें अपनी तरफ खींचे। जैसे मान लो यार, ये मार्कर को मैं छोड़ रहा हूं तो नीचे गिर रहा है ना, तो मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स। उस तरीके की फोर्स है जो उसको क्या कर रही है? नीचे अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो वो हो गई ग्रेविटेशन फोर्स। ये तो है ग्रेविटेशन फोर्स। मैं आपको बताऊं, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में, एनी टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बीच में जो दो अट्रैक्टिव फोर्स लगी उसे भी हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये मार्कर है, मार्कर भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं भी अपने आप को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करूं, तो मार्कर और मेरे बीच में भी एक क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। उसको हम क्या बोल रहे हैं? वो भी ग्रेविटेशन फोर्स है। मतलब एनी टू ऑब्जेक्ट, इस रूम में देखूं मैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, कोई भी चीज है, ये बोर्ड है, ये मैं हूं, है ना, ये हम सारे, है ना, क्या है, मतलब हम जो भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। बट वो फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि मैं या तो उसकी तरफ खींच के चले जाऊं या वो मेरी तरफ खींच के कोई ऑब्जेक्ट आ जाए। ठीक है ना, अरे बस में तो होगा क्या, ग्रेविटेशन फोर्स ऐसी फोर्स हो गई ना, ये कैसी फोर्स हो गई? एक तरीके इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। सबसे पहले हम लेंगे, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। कैसी फोर्स है? अट्रैक्टिव, एक तरीके की अट्रैक्टिव फोर्स है। दूसरी चीज के बारे में बोलूं, ये कैसी फोर्स है? इट इज अ फोर्स, द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन, फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, एक्ट्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। इन मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, खाली ये नहीं कि इस रूम की बात कर रहा हूं, कहीं भी बात कर रहा हूं। ठीक है, आप जान के हैरान होंगे कि आप जैसे यहां खड़े हो, आपके घर के पास आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, भले वो गाड़ी है, कोई स्कूटर है, कोई बिल्डिंग है, कोई पोल है, वो सब आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं या आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो। बट वो फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप उनकी तरफ चले जाओ या वो आपकी तरफ आके क्या हो जाए? अट्रैक्ट हो जाए। तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गई, या ग्रेविटेशन फोर्स हो गई, एक ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रही होती है। और कैसी फोर्स है? एक तरीके की अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, ध्यान देना। फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी छोटी चीज बताऊं, आप सोचोगे कि जैसे मैं हूं यहाँ पे इस रूम में क्या है, बहुत सारी चेयर्स पड़ी, तो ये चेयर्स ना मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, या मैं इन चेयर्स को अपनी तरफ क्या कर रहा हूं? अट्रैक्ट कर रहा हूं। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। एनीथिंग, ये फैन हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गई, सब हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बार बार ये बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ग्रेविटेशन फोर्स एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है। और ये सिर्फ वो नहीं है जो अर्थ और हमारे बीच में लग रही है, ऑब्जेक्ट में लग रही है। देखो, अर्थ वाली जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप कहोगे सर, सबका सवाल दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर अच्छा, आप कह रहे हो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रही है, या ये फोर्स क्या कहते हैं, ये बोर्ड मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, ये मार्कर मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, या मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते? मैंने पहली बात तो ये कही कि ये फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि क्या कर रहे हैं, मैं इसको खींच पाऊं या ये मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है। बट इनके ऊपर ना एक और फोर्स लग रही है जो क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है, वो है अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स। देखो ना, इसको मैं छोड़ूंगा तो नीचे गिर रहा है,
मेरी तरफ आने की बजाय क्या गिर रहा है ये बताओ, नीचे गिर रहा है। ये नीचे गिर रहा है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन पुल जो है, ठीक है ना, अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स का पुल है जो हमारे, तो उसका जो अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ये हम दोनों आपस में कभी नहीं आएंगे, ये क्या होगा, ये हमेशा नीचे गिरेगा इसके अलावा, ठीक है। ठीक है, चाहे कोई भी हो, आप यहाँ पे हो, क्या कहते हैं, कोई भी माउंट एवरेस्ट हो गया, वो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है सच में, ठीक है, और कोई भी बिल्डिंग है आसपास, सब आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे हम यहाँ पे हैं, कोई मान लो माउंट एवरेस्ट की बात करें, बुर्ज खलीफा की बात करें, किसी भी खलीफा की बात करें, हम लोग क्या करेंगे बताओ, वो क्या होगा, हमें क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है ना, ठीक है, ध्यान से, टॉपिक से इधर नहीं होना, साथ साथ आप क्या करोगे, ग्रेविटेशन पढ़ते रहोगे, ठीक है, और नोट्स भी बनाते रहोगे, ठीक है ना। अब ग्रेविटेशन वर्ड आपने सुना होगा, इससे रिलेटेड एक और वर्ड आता है, आपने सुना होगा, दैट इज ग्रेविटी। किसकी बात करें बताओ, ग्रेविटी के बारे में। तो गाइस ग्रेविटी के बारे में आपने सुना होगा, जैसे ग्रेविटेशन है वैसी एक फोर्स क्या है बताओ, ग्रेविटी है। देखो ये ग्रेविटेशन फोर्स ही है जिसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से सारे के सारे प्लैनेट्स किसके अराउंड घूम रहे हैं, सन के अराउंड घूम रहे हैं। देख रहे हो, सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड ही घूमते रहते हैं, ना सन से कोई दूर जा रहा, ना सन के पास आ रहा, ठीक है ना। क्यों, लेकिन सन ने उनको क्या करके रखा हुआ, बाइंड करके रखा हुआ है। कौन सी है, कौन सी फोर्स है, आप बोलो ग्रेविटेशन फोर्स है। किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, ठीक है। अगर हम बात करें किसके बारे में, ग्रेविटी के बारे में बात करें, अच्छा ग्रेविटेशन और ग्रेविटी लगभग एक जैसी ही है, ध्यान देना, लगभग, बट एक थोड़ी सी क्या आ जाती है इसके अंदर, चीज डिफरेंट हो जाती है। कैसे, ग्रेविटेशन के बारे में तो हमें पता लग गया, हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाली एक अट्रैक्टिव फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे, ठीक है ना, कहीं भी लग रही हो, जैसे मेरी और क्या कहते हैं सन की, मैं और सन भी आप एक दूसरे को, हम दोनों भी एक दूसरे को क्या करना, अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। आप लोग और क्या कहते हैं मार्स प्लैनेट जो, वो भी एक दूसरे को क्या करना, अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर वही बात कि वो फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप उसको खींच सको या वो आपको अपनी तरफ खींच सके, ठीक है। अर्थ पे हो तो अर्थ की ग्रेविटेशन या ग्रेविटी, क्या वर्ड बोला मैंने, ग्रेविटी, वो क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से आप कहीं और नहीं जा पा रहे, अर्थ ने आपको बाइंड करके रखा हुआ अपनी तरफ, ठीक है। तो ग्रेविटी के बारे में बात करूं, ठीक है। अब अर्थ क्या करती है, सबको अट्रैक्ट करती है, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग। देखेंगे क्या, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग, जानते हो ना ये चीज, तो अर्थ क्या कर रही है, हर चीज को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग, है ना, टुवर्ड्स इट, किसकी तरफ, अपनी तरफ, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स इट, अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट, अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, बाय एन अनसीन फोर्स। कैसी फोर्स, बाय एन अनसीन फोर्स। क्या वो फोर्स दिख रही है होती है आपको, बाय एन अनसीन फोर्स, बाय एन अनसीन फोर्स। जैसे मैंने आपको फिर से एग्जांपल देता हूं, ये मार्कर अगर नीचे गिर रहा है तो अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही है ना, क्या वो फोर्स आपको दिख रही है, नहीं दिख रही। तो मैंने क्या लिखा, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट बाय एन अनसीन फोर्स, है ना, है ना, अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख लो, अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड, दिस फोर्स इज कॉल्ड, इस फोर्स को ही हम क्या कहेंगे, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। इसी फोर्स को हम गाइस क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी लगभग एक जैसा है, बट अगर अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ खींच रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। मतलब अगर हम क्या बोलेंगे, मार्कर अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो इसका मतलब है किसकी वजह से खींच रही है, ग्रेविटी की वजह से। बाकी किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम बात करेंगे तो उनके बीच में लग रही है ग्रेविटेशन फोर्स, और अगर हम उसी फोर्स को अर्थ से, मतलब जब अगर अर्थ खींच रही है उसको अपनी तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। तो मैंने लिख भी दिया, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट बाय एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। ध्यान देना, ग्रेविटी किसके लिए यूज हो रहा है, सिर्फ अर्थ के लिए यूज हो रहा है। मतलब अगर हम देखें, देखो अर्थ और मून के बीच में, या मैं आपको बात बताऊं, अर्थ और सन के बीच में कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे अर्थ पे हूं, तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं अर्थ के अराउंड, ये किसकी वजह से बाइंड हो रखे हैं, ग्रेविटी की वजह से बाइंड हो रखे हैं। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी ग्रेविटी का एग्जांपल लूं, जैसे आपने फॉलिंग ऑफ एप्पल का एग्जांपल पढ़ा होगा, ठीक है ना, एक एग्जांपल का, है ना, एग्जांपल था फॉलिंग ऑफ एप्पल का। मान लो कोई पेड़ है, ठीक है, आप एक पेड़ के पास बैठे हो, ठीक है, एक पेड़ के पास बैठे हो, और क्या हुआ, उस पे एप्पल लगा था, वो एप्पल नीचे गिर गया। वो एप्पल क्या हो गया बताओ, नीचे गिर गया। अगर वो एप्पल नीचे गिर गया तो उसको किसने अट्रैक्ट किया, अर्थ ने अट्रैक्ट किया। तो अर्थ ने अट्रैक्ट किया, ठीक है ना, हर चीज को अट्रैक्ट करती है, अर्थ ने इसे अट्रैक्ट किया, तो ये क्या हो गया बताओ, ये क्या हो गया, आपकी ग्रेविटी हो गई। क्या हो गया बताओ, तो ग्रेविटी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉलिंग ऑफ एप्पल, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, उसको हम क्या बोलेंगे गाइस, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल। फॉलिंग ऑफ एन एप्पल इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेविटी। किसका एग्जांपल है बताओ, वो ग्रेविटी का एग्जांपल है। देखो ध्यान देना, हमने तो स्टोरी पढ़ी हुई है ना सबने, कि पेड़ के नीचे न्यूटन बैठे थे और क्या हुआ था, ऊपर से क्या गिरा था, क्या गिरा था, एक एप्पल गिरा था। ये तो पढ़ी थी हमने, ठीक है ना। और उन्होंने खाली उसी टाइम पे ग्रेविटेशन नहीं बना दी गई थी, उस मतलब उस दिन, मतलब जिस टाइम पे ये मार्कर एप्पल गिरा था ना, वहीं से उनको इंस्पिरेशन मिलते, देन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और उन्होंने पूरा ग्रेविटेशन का पूरा जो भी प्रूफ था, जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे, वो सारे के सारे क्या करे थे, है ना, निकाल दिए थे उसके अंदर, ठीक है। फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, ये क्या है, ग्रेविटी का है,
समझ में आ रही बात? अच्छा, मून और सन के बीच में, मून और सन के बीच में भी एक क्या अट्रैक्टिव फोर्स है, वो ग्रेविटेशन है, उसको ग्रेविटी नहीं कहोगे आप। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, आप इतना नोट करो पहले। तो गाइस आगे देखते हैं इसके अंदर। देखो, तो हमने क्या पढ़ा, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा और एक पढ़ा ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, तो अब देखो ग्रेविटी का एग्जांपल मैंने क्या बोला आपको, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल। अगर एप्पल जो है नीचे गिर रहा है, जमीन पे गिर रहा है, एप्पल जो पेड़ पे लगा है वो नीचे गिर रहा है, तो उसे किसने खींचा, अर्थ ने अपनी तरफ खींचा, तो क्या थी वो, ग्रेविटी थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं मून एंड अर्थ के बीच में, मून एंड अर्थ, आप जानते हो ना, अर्थ ने क्या कर रखा है, मून को अपनी तरफ बाइंड करके रखा हुआ है। मून क्या है, अर्थ के अराउंड ही क्या करता है, घूमता रहता है, ऐसा होता है ना। तो अर्थ ने मून को बाइंड किया हुआ है ना, तो अर्थ और मून के बीच में क्या होगी, ग्रेविटी होगी। क्या होगी, ग्रेविटी। ठीक है ना। और अगर हम वही बात करें मून और सन के बीच में, किसके बारे में बात करें, मून है एंड सन है, इनके बीच में बात करें, या सन की किसी और किससे बात करें, किसी अदर प्लैनेट से भी बात करें, है ना, अदर प्लैनेट्स, कोई भी प्लैनेट्स लेते हैं, चाहे हम अदर प्लैनेट्स लिखते हैं, तो वो उनके बीच में क्या लग रही है, वो ग्रेविटी नहीं है, वो ग्रेविटेशन है। क्या है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटी के बारे में हमें समझ में आया और ग्रेविटेशन के बारे में भी समझ में आया। मून एंड अर्थ के बीच में जो लग रही है वो क्या, आपकी ग्रेविटी है। ग्रेविटी मतलब कोई भी चीज, अगर हम एक ऑब्जेक्ट उसमें कुछ और है और दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ है, अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स लग रही है तो वो हम उसको ग्रेविटी बोलते हैं, बस बात खत्म। बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या है, वो ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। तो यार हुआ क्या, इसको ही सब ये सारे फिनोमिना, जैसे हमें जो हमने पढ़ी हुई ना स्टोरीज की, एप्पल गिरा पेड़ से तो न्यूटन ने क्या करा कि पूरी पूरी ग्रेविटेशन की थ्योरीज लिख ली, सारे एक्सपेरिमेंट, सारी रिसर्च कर दी। तो यार मैंने आपको बोला भी कि भाई वो उसी दिन नहीं कर दी थी, थोड़ा टाइम लगा, पूरा लाइफ टाइम लगा दिया उन्होंने सारी की सारी रिसर्च करने में। तो उसके बाद बड़ी सारी चीज निकली। ठीक है, तो एक ना लॉ निकल के आया ग्रेविटेशन का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट जो, अगर हम लॉ की बात करेंगे इसकी, तो ये एक लॉ निकल के आया यार इसके अंदर। और वो लॉ क्या था मैं आपको बताऊं, वो था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे स्कूल में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी तो मैं आपको स्टेटमेंट लिख के, ठीक है, किस किस तरीके से ये बना, ठीक है, वो सब समझाऊंगा आपको, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये किसने किसने दिया था ये लॉ, ये दिया था बाय न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन ने दिया था। ओके, बाय न्यूटन। ओके, ध्यान देना। अब होगा क्या, ये जो लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ बोल रहा है, यूनिवर्सल लॉ बोल रहा है कि मतलब पूरे यूनिवर्स में हर जगह वैलिड है। ठीक है, जब उन्होंने रिसर्च करी तो उन्होंने बोला ये जो लॉ है ग्रेविटेशन का, ये पूरे यूनिवर्स में क्या है, बताओ, बोलो, वैलिड है। ध्यान देना। तो क्या बोला इन्होंने, बोला जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, ये जो हमारी ग्रेविटेशन फोर्स होती है, ठीक है ना, ये क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो मैं लिख देता हूं, पहले काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स, आप साथ साथ ही लिख लो, नोट्स बनाते रहना, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, एनी टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यार ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, हाईलाइट कराऊंगा सारी चीजें भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जैक्ट ऐसा ही लिख के आना, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मासेस, ठीक है, मास जो होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब शायद आप लोगों को पता हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैं फिर बता भी दूंगा आपको, टू ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। या इंपॉर्टेंट है, और एग्जैक्टली ऐसे लिख के ना, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, देम क्या मतलब, वो जो दो ऑब्जेक्ट्स बिटवीन देम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कहने का मतलब क्या हुआ इस वाले इस वाले लॉ का, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एनी टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एनी टू ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, इसका मास लेते हैं हम, बताओ क्या, m1, इसका मास लेते हैं m1, एक और ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसका मास लेते हैं बताओ m2। उसने बोला ना किसके बीच में एक्ट करती है, बताओ, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, एनी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो मैंने कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लिए, एक ऑब्जेक्ट m1 मास है जिसका मास m1 है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, m2 है। ध्यान देना, इनके बीच में क्या बताओ, कुछ डिस्टेंस भी होगा, अरे दे विल बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। एक बात ध्यान रखना, इनके डिस्टेंस हम कहां से लेते हैं, वो तो हमेशा सेंटर से लेके चलते हैं, किससे लेके चलते हैं, सेंटर से।
तो इसका डिस्टेंस कितना है, मान लो d डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है d। लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स कितना d और उनका मास। अरे यार किसी भी दो ऑब्जेक्ट का ले लो ना, मान लो मैं एक बात करता हूँ, इसकी बात करूं, ये वाला मार्कर है, ये वाला मार्कर है, इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ मास होगा, इनके बीच में क्या होगी, कुछ डिस्टेंस होगी, कुछ दूरी होगी, ठीक है। इसी के ऊपर ये लॉ लगा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, ये इसको खींचना चाह रहा है, बट वो फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि एक दूसरे को क्या कर पाए, खींच पाए। आगे देखते हैं। तो उसने उसी के लिए क्या लिख दिया बताओ, उन्होंने एक लॉ लिख दिया, क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या वर्ड बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई ऑफ देयर मासेस, इनके मासेस के। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसके बारे में आपको बताता हूं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी F, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है ये, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। प्रोडक्ट मतलब m1 into में बताओ क्या दोस्तों, m2, मतलब इनका जो मास है m1 into में m2 उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नाउ ये क्या हो गया बताओ, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे करके रिप्रेजेंट करके लिखोगे अच्छे से, ध्यान देना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/1, देखो मैं आपको पढ़ा के बताता हूं उसको, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, क्या किसका स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है, मान लो इनके बीच में डिस्टेंस 2 मीटर होता तो उसका स्क्वायर कर दोगे क्या आ जाएगा 4, अगर इनके बीच में डिस्टेंस 3 होता, 3 मीटर होता, उसका स्क्वायर कर दोगे 9, ठीक है। तो अभी वो सब करेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर दोगे। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैं आपको एक बार ना थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी क्या होगी, बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी भी क्या होगी, घटेगी। समझ में आ रही बात। जैसे आप एक पेन खरीदते हो, मान लो आपने दिए 10 रुपए, ठीक है, आपने 2 पेन खरीदे तो आप कितने दोगे, आप 20 रुपए, आपने 10 पेन खरीदे तो आप दोगे 100 रुपए। मतलब जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ पेन्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका टोटल अमाउंट बढ़ रहा है, ऐसा होगा नहीं होगा। अगर आप वही 10 पेन की जगह फिर 3 ही पेन लेते हो तो फिर आपको देने पड़ेंगे 30 रुपीज, है ना। तो जैसे नंबर ऑफ पेन्स कम हो गए तो क्या हो गई, आपकी वैल्यू भी कम हो गई। तो मतलब क्या हो गया, अगर ऑब्जेक्ट के मास बढ़ेंगे, अगर ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा तो उनके बीच में फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। कितनी बात समझ आ रही। बट इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है, इसके अंदर आपको मैं बता दूं सारी चीजें पहले। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ेगी, इनवर्स उल्टा हो गया ना, इनवर्स, इनवर्स मतलब हो गया उल्टा, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घट जाएगी, इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या हो गया, मतलब अगर इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो इनके बीच की जो फोर्स है, कि जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना। तुम अगर इसको क्या कर दो और दूर ले जाओगे तो इनके बीच में फोर्स क्या होगी, कम हो गई, और दूर ले जाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। ऐसा होगा नहीं होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन, और इनवर्सली भी कैसे, स्क्वायर में, क्या मतलब स्क्वायर में। इसको जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तब और अच्छे समझेंगे। तो क्या हो गया, ये दो स्टेटमेंट्स दी, कौन कौन सी, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दो चीजें उसने दी। अब हम ना क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके क्या बन जाएगा, देखो ध्यान देना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ऐसे रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है ये, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ इनको हम कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा m1 इंटू में m2, नीचे आ जाएगा d स्क्वायर, क्या आ जाएगा नीचे, d स्क्वायर। अब आपको बता दूं मैं, बहुत से बच्चों को पता भी हो, बहुतों को नहीं भी पता हो, जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है ना, तो क्या आता है, इक्वल टू आता है। तो क्या आता है बताओ, इक्वल टू, और एक आता है कांस्टेंट, क्या आता है, कांस्टेंट। ये चीज जिनको पता है अच्छी बात है, इनको नहीं पता वो चीज ध्यान रखना कि भाई प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो इक्वल टू आएगा, और एक आता है कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, हम जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस कांस्टेंट को, इधर जी। क्या है ये सब बताता हूं। इस जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या मतलब है, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे लिखते रहो, आगे जाके सारी चीजें और क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी हटी, इक्वल आया, जी आ गया, बाकी चीजें सेम रहेंगी, m1 इंटू में m2 अपॉन में d स्क्वायर। यार ये हमारा आ गया फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ये किसका आ गया, ग्रेविटेशन फोर्स का। मतलब अगर तुम्हें किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकालनी है, तो तुम्हें इसका m1 पता हो, मतलब उसका मास पता हो, दूसरी का भी मास पता हो, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है वो पता हो, ठीक है, वो हम इधर पुट कर देंगे। रही बात किसकी, जी की, जी के बारे में अब आपको बताता हूं मैं, ये जी होता क्या है, ध्यान देना। इस जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये जी क्या है, इसको बोलते हैं, इस जी को, दिस जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसको मैं लिख देंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल लिखेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, एक फिक्स वैल्यू है इसकी, एक कांस्टेंट वैल्यू है, थ्रू आउट इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब पूरे यूनिवर्स में ये वैल्यू ना, ठीक है ना। एक आपके हेनरी कैवेंडिश थे, उन्होंने इसको क्या, किसी वैल्यू को क्या किया था, फाइंड किया था। तो जी क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा आपको क्या यूज करनी है, मैं आपको बता रहा हूं, 6.67, ठीक है ना, 6.67 इंटू में 10⁻⁻11, ठीक है। थोड़ी अजीब अलग सी चीजें हो रही होंगी, आप पहली बार देख रहे हो, बट जैसे बता रहा हूं वैसे ही इसको पेन डाउन करो,
कैसे न्यूमेरिकल में यूज होगी, कैसे फोर्स यूज हम निकालेंगे, वो सब देखेंगे इसके अंदर। तो जी की वैल्यू 6.67 इंटू में 10⁻⁻11। इसकी ना यूनिट बहुत जरूरी है। जैसे फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है ना। स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो मीटर पर सेकंड लेके चलते हैं। मास की केजी होती है ना। इसी तरीके से ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैसे आई है ये मैं आपको बताऊंगा, अभी तो बस आप ये याद रखो और ये याद होनी चाहिए आपको। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये थ्रू आउट द यूनिवर्स क्या रहेगी बताओ, सेम रहेगी। इस बात को ध्यान रखना। G इज इक्वल टू 6.7 इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मैंने आपको बोला ही था ये चैप्टर ऐसा है जिसके बारे में शायद आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, और हम पढ़ेंगे डिटेल में, पढ़ेंगे सारी चीजें। अभी स्टार्ट ऑफ द चैप्टर है, धीरे 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 आप नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो, सब समझ में आएगा। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक आध रियल लाइफ एग्जांपल भी लेने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ पाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी क्या होता है, हमेशा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जी की वैल्यू आप यही लेके चलो, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इससे रिलेटेड मैं 3-4 चीजें भी आपको और बताऊंगा, आप इतना नोट कर लो। आई गेस इतना तो आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं थोड़ा सा ना आपको जी के बारे में बताऊंगा। अब तो जी के बारे में देखना, जी क्या है, आपने भी फॉर्मुला तो पढ़ ही लिया है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बीच जो फॉर्मुला है वो क्या है, वो हमने देख ही लिया। आपको पहले मैं जी के बारे में बताऊं। जी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इसकी यूनिट के बारे में मैंने बोला था, ठीक है, क्या होती है। तो हम जी के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जी, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, ये जी। तो क्या होगा बताओ, वैल्यू ऑफ जी, दी वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी जो थी ये किसने बनाई थी, ये थे हेनरी केवेंडिश, हेनरी केवेंडिश, ठीक है ना। ये पूछ लिया जाता है आजकल ना, जो 1 मार्कर आ रहे हैं ना, ये उसमें पूछ लेते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए, हेनरी केवेंडिश, ठीक है। और ये क्या है, यूनिवर्सली कांस्टेंट है थ्रू आउट द यूनिवर्स, या आप किसी भी यूनिवर्स, अपने यूनिवर्स में आप कहीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकाल रहे हो, अभी हम कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकली, तो क्या रहेगी बताओ, जी की वैल्यू ये लेके रहेगी, यही रहेगी, क्या रहेगी, 6.673 होती है पूरी, इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख लो, बट आप ना यूज क्या करना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, मैं आपको बता रहा हूँ 6.67 यूज करते हुए चलना, ठीक है। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही सॉल्व कर लेना, वही बहुत होगी, आप उसमें समझ जाओगे सारी चीजें, ठीक है। नाउ मैंने बताया था इसकी ना यूनिट इंपॉर्टेंट यार, इसकी बात कर रहा हूं मैं यूनिट। इसकी यूनिट कैसे आई है, ये वाली यूनिट जो बड़ी खतरनाक सी यूनिट जो लग रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आई कैसे, तो इसके बारे में ना एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी यूनिट आई कैसे, ध्यान देना। तो यूनिट ऑफ क्या बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ बताओ क्या, जी। जी की यूनिट आई कैसे है, देखो ध्यान देना। अगर जी की बात करें हम, ध्यान देना, जी क्या है यार, देखो ये फॉर्मूला भी पढ़ा हमने, एफ इज इक्वल टू जी m1 इंटू में m2 अपॉन में d का स्क्वायर, ठीक है। ये दो है, ये फॉर्मूला। अच्छा इधर से मैं जी का फॉर्मूला बनाऊं तो ध्यान देना, जी तो क्या हो जाएगा, ये डी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतनी मैथमेटिक्स आती होगी, अरे डी इधर मल्टीप्लाई हो तो एफ डी स्क्वायर, और ये जो m1 m2 ये आ गया नीचे, m1 इंटू में m2। यहां तक क्लियर, यहां तक तो मुझे लगता है मुश्किल नहीं होगी। अब होगा क्या, अगर आप जी की वैल्यू निकालना चाहते हो ना, जी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो सबकी क्या क्या यूनिट होती है वो लिख लो। आप जानते हो, बेटा फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की होती है न्यूटन, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, तो क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं बताओ, डिस्टेंस को तो हम मीटर में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं ना मोस्टली, हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मीटर में मेजर करते हैं उसको, ठीक है, ध्यान देना। तो डिस्टेंस की क्या होगी बताओ, मीटर, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिख देंगे, एम, ठीक है। अच्छा मास जो होता है ना, तो पहले जो मास होता है, मास एम, वो किस में होता है हमारा, केजी में होता है, किस में होता है, किलोग्राम में, ठीक है। तो बस ये सारी चीज इधर लिख दो, यूनिट आ जाएगी, देखो कुछ भी नहीं रहेगा इसके अंदर। अगर मैं जी की वैल्यू की बात करूं तो एफ कितना हो गया, न्यूटन हो गया, क्या हो गया बताओ, एफ को लिखूंगा न्यूटन, मैं वर्ड्स में लिख देता हूं, इनटू में किसके साथ इंटू हो रहा है, डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस किस में बताओ, मीटर में, उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर अपॉन में। नाउ ये क्या है, ये भी मास है, ये भी मास है, तो क्या लिखेंगे भाई, किलोग्राम इंटू में किलोग्राम, केजी इंटू में केजी लिख लो यार, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या होगा, इसके बाद क्या बन के आएगी वैल्यू हमारी, ध्यान से समझना, इसके बाद क्या बन के आएगी, तो न्यूटन की जगह लिख रहा हूं मैं, जी एस टी रहने दो अभी, न्यूटन की जगह लिखूंगा मैं एन, ठीक है, इंटू में, ये मीटर है तो उसके लिखूंगा एम का स्क्वायर अपॉन में, केजी इंटू में केजी क्या हो जाएगा, केजी का बी स्क्वायर, ठीक है। देखो आ तो गई यूनिट, ध्यान देना, ऊपर लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर तो एन एम स्क्वायर हो गया, हमने क्या लगा बीच में स्लैश लगा के, केजी स्क्वायर, तो यही बन के आ गई किसकी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये बन के आ गया हमारी किसकी यूनिट, बोलो, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट बन के आ गई, ठीक है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट बन के आ गई सारी की सारी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं ऐसे, हाउ कैन यू ड्राइव द यूनिट्स और या डायमेंशनल यूनिट, ऐसे लिखते हैं, डायमेंशनल यूनिट ऑफ जी या ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी यूनिट निकालने तो आप ऐसे निकाल सकते हो। और क्या पता है आपको, बताओ इसकी वैल्यू भी पता है, 6.67 इंटू में 10⁻⁻11। देखो अब इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम इसके बारे में देखें ना, इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की,
क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक सेकंड आप इसको पहले नोट कर लो। देखो इतना होने के बाद क्या करेंगे हम, इतना होने के बाद इसमें ये देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ, जो हमने ये पढ़ा ना अभी ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो पढ़ा है, अरे ये वाला फॉर्मूला F इजिकल टू जी m1 इंटू में m2 अपॉन में d स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ा ना हमने, तो इसकी देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ, है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है, देखो मैं आपको बता दूं, आपकी बुक में भी ये सारी चीजें मेंशन है, ठीक है, लेकिन जो है मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ एक बार कैसे कैसे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यार। ये ना, ये सबसे पहली बात तो ये लॉ जो है यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख के आएंगे इसके अंदर, हम लिखेंगे लॉ इज एप्लीकेबल टू, लॉ इज एप्लीकेबल, लॉ इज एप्लीकेबल टू, लॉ इज एप्लीकेबल टू, है ना, एवरी ऑब्जेक्ट, टू एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इन यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबके लिए क्या बताओ ये एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरा, इसी लॉ से समझ में आता है, पता है क्या, अर्थ और मून के बीच में जो अट्रैक्शन है ना, अर्थ जैसे हाई टाइड्स आती हैं, कई बार लिखवा रहा हूं मैं आपको, जो अर्थ और मून के बीच में जो एक ग्रेविटेशन है, मतलब एक अट्रैक्शन है, वो भी किसकी वजह से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। या मोशन ऑफ, या जैसे हम बोलते हैं ना रोटेशन ऑफ ऑल, रोटेशन बोल रहा हूँ सॉरी मैं, रेवोल्यूशन ऑफ ऑल दी प्लैनेट्स अराउंड द सन, सन के अराउंड जो सारे के सारे प्लैनेट्स रोटेट रिवॉल्व कर रहे हैं, मैं बार बार रोटेट बोल रहा हूँ, जो रिवॉल्व कर रहे हैं, सन ने क्या कर रखा है, उनको बाइंड करके रखा हुआ है, तो वो भी क्या है बताओ, किससे समझ में आता है हमें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ठीक है ना। मतलब क्या एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन्स, ऐसे लिख दो एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन्स, ऐसे लिख लो आप, एक्सप्लेन द रोटेशन ऑफ, या नहीं रोटेशन नहीं, रेवोल्यूशन ऑफ मून, ठीक है, एक्सप्लेन्स रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है ना, अर्थ एंड अदर planets around the sun, other planets around the sun, सन के अराउंड जो अदर प्लैनेट्स घूम रहे हैं ना, वो भी किसकी वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट मतलब ग्रेविटेशन लॉ से हम बता सकते हैं। थर्ड बात करते हैं, ठीक है। थर्ड आपने देखा होगा, जिस दिन फुल मून डे, मतलब जिस दिन पूरा का पूरा चांद निकला हुआ होता है, उस दिन ऐसा कहा जाता है कि सीज में हाई टाइड्स आती हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, है ना, पानी का लेवल जो होता है समुद्र का थोड़ा सा कहते हैं राइज कर जाता है, थोड़ा मतलब बीच में ना काफी आगे तक आ जाता है वो पानी, उसमें लहरें आती हैं ऐसे कहा जाता है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं दिस लॉ एक्सप्लेन्स, है ना, दिस लॉ एक्सप्लेन्स, दिस लॉ एक्सप्लेन्स, ये क्या एक्सप्लेन करता है ना, एक्सप्लेन द हाई टाइड्स arise in sea on full moon day, मार्कर चेंज करते हैं यार, ऑन फुल मून, जिस दिन फुल मून होता है, सिंपल सी बात, फुल मून डे वगैरह क्या लिखा, जिस दिन क्या होता है फुल मून होता है, उस दिन क्या आती है, हाई टाइड्स आती हैं, समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। तो ऐसा कहा जाता है जो अर्थ है ना, अर्थ है, इसके अराउंड क्या है बताओ, ये क्या है हमारे मून, चंदा मामा चंदा, तो मून क्या कर रहा है, देखो इतनी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं कि अर्थ को अपनी तरफ खींच ले या मून इसको अपनी तरफ खींच ले, ठीक है ना, वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, दो चार फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, वो सब पढ़ेंगे, बात की बात है। तो क्या होता है, अर्थ को तो नहीं खींच पाता, तो अर्थ पे जो यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पे जो पानी है थोड़ा सा अर्थ की तरह, जो वो अर्थ को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, तो अर्थ तो नहीं खींचेगी, थोड़ा सा वाटर में, ऐसा कहता है कि, तो ऐसा कहा जाता है कि क्या होता है, वाटर की जो सी वाटर है वो उसको थोड़ा सा क्या होता है, अपवर्ड पुश मिलता है, उसको अपनी तरफ ऐसा लगता है कोई चीज खींच रही, इसलिए इसमें पानी में क्या आती है, इसमें क्या आती है, लहरें आती हैं, ठीक है ना। ऑन फुल मून डे क्या होता है, ऐसा फील होता है कि हाई टाइड्स, या है ना लीप्स भी बोलते हैं, नीप्स भी बोलते हैं उसको, वो आती हैं किसके अंदर, समुद्र के अंदर, ठीक है। तो यार इतना लिख लो, ठीक है, इसको हम 4-5 पार्ट्स में पढ़ लेंगे इस चैप्टर को, इतने आप नोट कर लो, उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।